गलतियां और पाप, आखिर क्या फर्क है दोनों में? देखो, गलतियां तो हर कोई करता है, मगर जिंदगी जब आपको दोबारा मौका दे और आप उन्हीं गलतियों को दोहरा दें तो वही एक पाप है। स्वागत है आप सभी का हेलिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में जो एक दिन आपके उस बड़े सपने को तोड़ कर रख देता है। और क्या हैं वो गलतियां? वॉट आर दीज ड्रीम किलर मिस्टेक्स जो हर एक नीट एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान करता है? तो अगर आप भी वही गलतियां कर रहे हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके पास हर एक गलती का सॉल्यूशन मिल जाने वाला है, बशर्ते आप डिसिप्लिन के साथ उन चीजों को फॉलो करें। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। और क्या हैं वो गलतियां, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स जो सीरियसली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने तन मन धन के साथ में इन्वेस्टेड हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है, ठीक है? तो व्हाट आर द टॉप 7 मिस्टेक्स जो हर एक नीट एस्पिरेंट करता है, एंड दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर नीट 2026। तो 2026 नीट के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक वीडियो है, ठीक है? तो फर्स्ट चीज जो एक नीट एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन के दौरान करता है, वो सबसे पहले तो अपने फिटनेस को ही इग्नोर कर देता है। ही स्टार्ट्स इग्नोरिंग हिज फिटनेस। तो देखिए, फिटनेस जो है आपके किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आइदर इट इज फिजिकल फिटनेस और इट इज मेंटल फिटनेस। महाभारत की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लाइन है, और वो लाइन क्या है कि कोई भी लड़ाई रणभूमि से पहले मनोभूमि में खेली जाती है। तो अगर हम बात करें फिटनेस की, तो आपकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है, और दोनों का ही होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका होना है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, आप अगर एग्जाम के दिन उतने फिट ही नहीं है कि आप 3 घंटा 20 मिनट एक जगह पर टिक कर बैठ सकें, उन हालातों का सामना कर सके जो आपके सामने वहां पर होने वाले हैं। हो सकता है आपके रूम के अंदर फैन ना हो, हमारा एग्जाम तो गर्मियों के दिनों में होता है। आपकी फिजिकल फिटनेस उस दिन टेस्ट होगी जब आप एक बिना पंखे के कमरे में, जिसके अंदर बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, आपके अंदर वो एग्जाम का स्ट्रेस है, आप नर्वस हो रहे हैं, आपके सिर पे लगातार पसीना टपक रहा है, और आपका जो एग्जामिनर है वो आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा है। उस दिन क्या आप 3 घंटे 20 मिनट लगातार फुल फोकस के साथ बैठ पाएंगे? ये आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। और इन सब चीजों के साथ क्या आपका ब्रेन फुल एफिशिएंसी के साथ में काम करने वाला है? ये होने वाला है आपका मेंटल टेस्ट। तो सबसे पहली चीज जो आपको पूरे साल करनी है वो क्या है? दैट इज, आपको 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। इसके अंदर कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि 18-18 घंटे पढ़ो, 20-20 घंटे पढ़ो, सब बकवास है। उन सब चीजों का नीट की प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो टॉपर बच्चा भी होता है ना, वो अपनी नींद पूरी रखता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोएंगे ही नहीं तो अगले दिन आपका माइंड जो है वो फुल पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर कि आपकी 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। दैट इज मस्ट है भैया, वो मस्ट है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं
तो आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रोज मिनिमम 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है जिससे आपको स्वेटिंग हो सकता है आप रनिंग करें, हो सकता है किसी को डांस पसंद हो सकता है आप वर्कआउट कर रहे हैं प्रॉपरली, आप पुशअप्स कर रहे हैं, आप पुलअप्स कर रहे हैं, आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क किससे पड़ता है कि आपको रोज 30 मिनट्स एक्सरसाइज में देना ही देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, वो सब बाहर आएंगे, जिसकी वजह से आप प्रॉपर मेंटल सेटिस्फेक्शन पर पहुंच पाएंगे और आप पूरे फोकस के साथ अपना समय काट पाएंगे। मतलब आप अपने समय को इन्वेस्ट अगर करेंगे तो आप पूरे पोटेंशियल के साथ तब कर पाएंगे जब आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। उसके लिए आपकी फिजिकल फिटनेस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी है मिनिमम 30 मिनट्स, और ये हर एक एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड चीज़, जब आप रोज 30 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अपना वाटर इनटेक जो है वो भी कुछ हद तक इंक्रीज करना है। ठीक है, तो देखिए जो फ्री की चीजें होती है ना उसको सब लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वाटर से बेटर आपके लिए टॉनिक कोई नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये टॉनिक ले आओ, ये सिरप ले आओ, इससे आपका मेंटल स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है पानी। हमारी बॉडी तो 70% पानी है। अगर आप उसके अंदर पानी ही प्रॉपर नहीं दे पाओगे तो आपकी वो जड़ें ही स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। एक पौधे को उगने के लिए पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वैसे ही हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए वाटर इज मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट, मिनरल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, वाटर इज मस्ट। तो पहली बात हमने करी कि नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपको फिजिकली फिट रहने के लिए रोज 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, एंड देन वी सेड कि आपको प्रॉपर पानी पीना है। जनरली मैं बात कर देता हूँ, जनरल में एक लिख देता हूँ, आपको अराउंड 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर रोज इनटेक करना ही करना है। क्या होगा इससे, लगातार आप पानी पिएंगे, लगातार आप टॉयलेट जाएंगे, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स भी बाहर निकल रहे हैं, आपकी बॉडी की नेगेटिविटी भी बाहर निकल रही। जितना आप वाटर इनटेक करेंगे मान के चलिए कि आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा फ्लश आउट होगी, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स उतने ही ज़्यादा फ्लश आउट होने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दिन का 10 लीटर पानी पी रहे हो, 4 लीटर बहुत है, 4 लीटर्स इज इनफ। ठीक है, तो दो चीज़ों के बारे में बात हो गई, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी स्लीप। अब हम बात करने वाले हैं आपकी मेंटल फिटनेस के बारे में। तो देखो मेंटल फिटनेस उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी फिजिकल फिटनेस है, क्योंकि मैंने सबसे पहली बात क्या बोली थी कि कोई भी जंग रणभूमि से पहले मनोभूमि में खेली जाती है। तो आपका दिमाग कितना स्ट्रांग है ये इस बात को प्रॉपरली डिपिक्ट कर पाएगा कि आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो मेंटली आप कितने स्ट्रांग होंगे वो कैसे डिसाइड होगा, जब आप रोज अपने मेंटल स्टेमिना को बूस्ट करेंगे, जब आप रोज सेम चीज को प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए आपका एग्जाम जो है दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक होने वाला है, तो जब आप रोज अपने दिमाग को उस ही टाइम में ट्रेन करेंगे, कुछ लोग होते हैं हम तो भैया रात में पढ़ते हैं, हम लोग दिन के अंदर सोते हैं, तो भैया जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना उस दिन भी आपको दिन में नींद ही आने वाली है। तो जो आपका एग्जाम टाइम है उस टाइम में पूरे साल आपका दिमाग अल्ट्रा फोकस मोड के अंदर काम करना होना चाहिए। आपको उस ही टाइम पे अपनी प्रिपरेशन करनी है जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम टाइम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है।
इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं या 15 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपका दिमाग उस समय पर, जिस समय आपका एग्जाम होने वाला है उस समय पर, क्या आपका दिमाग एक्टिव है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, रोज जिस समय पे आप जो काम करेंगे उस समय पे वही काम होगा। रोज अगर किसी को सुबह 5 बजे उठने की आदत है तो रोज सुबह वो 5 बजे उठ जाता है। रोज अगर आप 10 बजे शाम को सोते हैं तो आपको रोज 10 बजे नींद आना शुरू हो जाएगी। यू विल फील कि हमारी एनर्जी लो हो रही है। और अगर आप दोपहर 2 से 5 के बीच में सोएंगे कि भैया हम तो पूरी रात पढ़े थे, तो आपको उस दिन भी नींद ही आने वाली है, उस दिन भी आपकी एनर्जी लो ही रहने वाली है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसके लिए आपको अपने ब्रेन को 3 to 5:30 अल्ट्रा फोकस मोड में रखना है। ठीक है, आप जितना ज्यादा इस समय में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, मेंटली आप स्ट्रांग और कैसे हो सकते हैं? आपको ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल्स या फिजिक्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे क्या होगा, आपके न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होंगे। जिससे क्या होगा, आपके न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होंगे और आपका ब्रेन और फास्टली वर्क कर पाएगा। तो सेकंड चीज इज कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है। आपको किस पे ध्यान देना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। और अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है, अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है, तो इस चीज के लिए एक ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? आपकी डाइट। तो आपको अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है। ज्यादा तला भुना बाहर का जंक फूड ये सब नहीं खाना है आपको। एक वो खाना खाना है जो स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है, कम मसाले वाला। अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा बॉइल्ड खाना खाओ, है ना। तेल मसाले नहीं खाने हैं, है ना। ट्राई टू हैव सम बॉइल्ड फूड। बॉइल्ड फूड। और इसके अंदर आप लोग कुछ चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्या चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं? प्रोटीन, प्रोटीन और ओमेगा 3। ये दो चीजें आपको अपनी डाइट के अंदर एक्स्ट्रा में इन्वॉल्व करनी है। जो आप रोज खाना खा रहे हैं उसके साथ में आपको प्रोटीन और ओमेगा 3 साथ में कंज्यूम करना है। तो दिस वाज द फर्स्ट मिस्टेक कि लोग बाग अपनी फिटनेस को इग्नोर करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक क्या है? कि पुअर टाइम मैनेजमेंट रहता है। जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं। तो देखिए, प्रॉपर टाइम टेबल नाम की कोई चीज होती नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, जिस दिन कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं उस दिन उठते हैं सुबह सुबह, एक पेपर लेके बैठते हैं, सुबह 6 बजे उठूंगा, 7 बजे से 10 बजे तक लगातार धुआंधार पढ़ाई करने वाला हूँ। उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद वापस से पढ़ाई करने बैठने वाला हूँ। 2 बजे तक फिर से धुआंधार पढ़ाई करूंगा। 2 बजे लंच करके 1 घंटे का रेस्ट करके शाम को 4 बजे से 8 बजे तक लगातार ताबड़तोड़ पढ़ाई करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं डिनर करके वापस से पढ़ाई में लग जाऊंगा और उसके बाद सो जाऊंगा। तो ये जो आप टाइम टेबल बनाते हो ना कि 7 से 10 बजे तक या शाम को 4 से 8 बजे तक ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। ये सब सिर्फ 2 ही दिन फॉलो कर पाते हैं आप लोग। ये बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हैं, आप रेंज बेस्ड टाइम टेबल बना सकते हैं। रेंज बेस्ड क्या होता है? आपको ये टारगेट लिख के चलना है कि आज मैं, सपोज करो लेट्स से कि आज मैं बात कर रहा हूं, आज मुझे 3 टास्क जो है पूरे दिन के अंदर करने हैं। और क्या है वो 3 टास्क?
सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सपोज करेंगे कि मैं कोई चैप्टर है, वो चैप्टर मैं रिवाइज करूँगा, ठीक है। उसके बाद सपोज करो मैं बायोलॉजी के कोई एग्जाम्पल्स हैं या कोई डायग्राम्स हैं जो मेरे को प्रॉपरली याद नहीं हो पा रहे हैं, मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए मैं बोल देता हूँ फिजिक्स के मेरे को 50 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये बात जो है मैं आज पूरे दिन के अंदर करने वाला हूँ। इसके लिए मेरे को चाहे दिन के 6 घंटे लगे या 8 घंटे लगे, वो कितना भी टाइम हो सकता है, मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि इतने से इतने बजे के बीच में मैं ये करने वाला। क्योंकि क्या होता है, मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, आपको 4 क्वेश्चन टफ मिल गए 50 में से, आप उन 4 क्वेश्चन को लेके बैठ गए, आप सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं हो पाए। अब आप क्या सोचोगे, अरे यार मैंने तो 8 बजे तक ये करने का डिसाइड किया था, अब 8 से तो ऊपर हो गया, अब मेरा आगे वाला शेड्यूल डिस्कस हो जाए, तो अब आप इसको भी छोड़ देते हैं। आप उस आगे वाले शेड्यूल को डिस्टर्ब ना होने के कारण आप इसको भी छोड़ देते हैं, और फिर एट द एंड क्या होता है, आप ना ये कर पाते हैं ना वो कर पाते, क्योंकि अब जब आप वो करेंगे, जब आप दूसरा शेड्यूल फॉलो करेंगे, तो आप इसके बारे में सोचते रहेंगे, अरे यार मेरे तो वो सवाल रह गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुअर टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी में आती है, और आपको इसको बहुत ही प्रॉपरली मैनेज करके चलना है, जिसके लिए आपको रेंज बेस्ड टाइम टेबल फॉलो करना है कि भैया आज के दिन में मैं ये सब करने वाला हूं। अगर नहीं हुआ तो कल जो मैं दोबारा से प्लान करूंगा, देखो दिन की प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग योर डे, प्लानिंग योर डे एवरी मॉर्निंग, है ना। एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, व्हेन योर फीट हिट्स द फ्लोर, टेल योर सेल्फ कि आज मैं ये चीजें करने वाला हूं, दैट इज द प्लानिंग ऑफ योर डे। और अगर सपोज करो आप इनमें से 3 में से अगर 2 काम कर पाए हैं, तो जब नेक्स्ट डे आप वापस से अपने दिन की प्लानिंग करेंगे, तो इनके अंदर से बचे हुए टास्क को आप नेक्स्ट डे के फर्स्ट टास्क में इंक्लूड करें, जो रिमेनिंग है इसमें से, है ना, रिमेनिंग शुड बी एडेड टू नेक्स्ट डेज फर्स्ट टास्क, है ना। अगले दिन का आपको फर्स्ट टास्क जो है वो यही रखना है, ठीक है। समझ गए। तो 2 समस्याएं तो हमारी हल हो चुकी है, फर्स्ट इज पुअर फिटनेस एंड सेकंड इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। अब हम लोग आगे चलते हैं और तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं। क्या है वो तीसरी चीज, भैया हमारी जो बाइबल है वो कौन है, एनसीईआरटी है। हमारी जो गीता है, हमारी जो कुरान है, वो सब कौन है, हमारी एनसीईआरटी है। लेकिन स्टूडेंट्स इस एनसीईआरटी को ही इग्नोर कर देते हैं भैया। क्यों? क्योंकि नीट 2025 के अंदर तो एनसीईआरटी के बाहर से सवाल आ गए। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बिल्कुल बाहर से थे। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने से कोई मतलब नहीं सर, हम तो आलतू फालतू उल जलूल किताबों को सॉल्व करने वाले हैं। न जाने ये राइटर वो राइटर, ये किताब वो किताब, हम सब लोग सर हम तो बाहर का सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी में से थोड़ी क्वेश्चन पेपर आता है। अरे बावड़ी पूछो, 85 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही थे, प्योरली एनसीईआरटी से थे। अगर आप वो 85 क्वेश्चन भी अगर ढंग से कर पाते, तो आपके बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर कम नहीं होने वाले थे। और जो बाहर से क्वेश्चन थे वो भी एक्चुअल में एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होती तो आपसे वो सवाल भी हो जाते, ठीक है। हालांकि इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर है ना,
सबसे पहले आपको फॉर थ्योरी, दिस इज फॉर थ्योरी, और उसके बाद में क्वेश्चंस के लिए एग्जाम्पलर। ये तो सबसे पहली चीज है। इसके बाद में आप कहीं भी आगे बढ़ने वाले हैं, चाहे वो आपके नोट्स हैं, चाहे आपके वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स हैं, या जो भी आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं, उन सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो जानी चाहिए। दैट इज वेरी मस्ट। अरे ये बहुत ही मस्ट चीज है। अच्छा, ये कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको बनाने हैं इनके शॉर्ट नोट्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बनाना है? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपके हर एक चैप्टर के साथ की साथ बनते रहने चाहिए। जब आपने जो चैप्टर पढ़ा है ना, जो भी चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ते ही उसके शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाने चाहिए, है ना। ये आपका काम चलेगा चैप्टर टू चैप्टर। और दिस शुड बी मैक्सिमम ऑफ 3 पेजेस। चाहे जितना भी बड़ा चैप्टर हो, आपको 3 पेजेस के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएंगे? जो चीजें आप भूल रहे हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं टीचर ने, जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, क्या वो इन्हीं के अंदर काउंट होंगे? तो आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बने होने वाले हैं। जो चीज़ें आप बार बार भूल जा रहे हैं, या जो चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, या जो टीचर ने बोला कि भैया ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपके एनसीईआरटी हो गए, एग्जाम्पलर हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो स्टूडेंट्स करते हैं, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद क्या करोगे? नोट्स बनाया सर हमने तो। कैसे बनाया सर? एक टीचर थे, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया था, हमने तो उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली। अब हमारा जब भी मन करता है हम उस पीडीएफ को देखते हैं, खोलते हैं और बंद करके रख देते हैं, क्योंकि हम पढ़ते तो है ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि पीडीएफ से पढ़ाई होती नहीं है ना। अगर आप कंटेंट को डाउनलोड कर पा रहे हैं और आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं, तो उस कंटेंट का कोई मतलब है नहीं। तो हमेशा प्रिंटेड नोट्स को, अगर आप, भाई सेल्फ नोट्स हैं तो वो सबसे बड़ी बात है ना। सेल्फ नोट से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो कोई टॉपिक है जिसको आप कहीं से देखकर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले सेल्फ नोट्स बनाएं। उसके बाद में उसकी पीडीएफ डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करवाएं। प्रिंट करवा के रोज उसको पढ़ें, ना कि पीडीएफ। क्योंकि पीडीएफ जब भी डाउनलोड होती है ना, वो उसके बाद में आपको पता भी नहीं होता कि वो किस जगह पड़ी है आपके फोन में। जो फाइल मैनेजर है उसी को पता होता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता होता कि वो पीडीएफ कहाँ पड़ी है। इसीलिए प्रिंटेड नोट्स आर मोर प्रेफरेबल देन PDFs. Any kind of PDF, you don't invest your time in PDF, and that is for sure. ये बात आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे से मालूम है। ठीक है, क्या हम आगे चल सकते हैं? क्या हम आगे चल सकते हैं? नेक्स्ट इज, भैया आपने ये सब पढ़ लिया, क्वेश्चन भी कर लिए, इग्नोर क्यों करते हो? रिवीजन आपका बहुत पुअर है, वेरी पुअर रिवीजन। अगर रिवीजन ही प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, तो क्या खाक एग्जाम को क्रैक कर पाओगे? आज कोई चैप्टर पढ़ा और 4 दिन बाद वो चैप्टर भूल गए। मान लो कि आज मैंने बायोलॉजी का ये चैप्टर धुआंधार तरीके से पढ़ लिया, मैंने उसका जो जो भी हमारे कोचिंग में माइनर टेस्ट हुआ उसके अंदर फोड़ दिया, और उसके 2 महीने 3 महीने बाद जब वापस से मेजर टेस्ट हुआ और उसके अंदर उसी चैप्टर के 4 सवाल आए मात्र, और वो 4 में से 2 सवाल आपने गलत कर दिए, उस टाइम आप क्या बोलोगे? अरे वो मैं भूल गया था। अरे भूल नहीं गए थे, आप लोगों ने उसको वापस रिवाइज ही नहीं करा। क्योंकि अगर आप भूल गए, अगर आप यहाँ पर भूल गए, तो एग्जाम में भी तो भूल ही जाओगे। और एग्जाम में जब OMR शीट भरोगे तो ये नहीं लिख सकते कि मैं भूल गया था। उस समय सिर्फ आपको ये दिखाई देगा कि कैसे हर एक क्वेश्चन मुझे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज से दूर लेकर जा रहा है। तो आपको रिवीजन जो है बहुत स्ट्रांगली करना है। और रिवीजन स्ट्रांगली कैसे होगा? उसके लिए भैया देखो, ये है 3-10-30 का रूल। क्या रूल है? 3-10-30। क्या करना है इसके अंदर आपको? जो भी आपने कंटेंट पढ़ा, जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट को सबसे पहले आपने पढ़ के एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, थ्योरी, शॉर्ट नोट्स और प्रिंटेड नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इस कंटेंट को डे 3 पे रिवाइज करना है। ठीक है,
उसके बाद में इसको वापस से डे 10 पे रिवाइज करना है, एंड एट द एंड आपको डे 30 पे फिर से रिवाइज करना है। ये जो आपने टाइम टेबल बनाया है ना, जो आप ये डेली प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आज के 3 दिन पहले, 10 दिन पहले मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा था और मेरे को आज क्या रिवाइज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये चीजें मैंने आपको बताई है, देखो ये चैप्टर जो रिवाइज है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, वो यही होने वाला है। तो हर रोज आपके पास एक चैप्टर रिवाइज करने के लिए होना चाहिए जो आपने पढ़ा है, जिसके अंदर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को व्यर्थ ना होने दे, ये सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, आपने उसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट किया होता है और आप 4 दिन बाद वो भूल जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन वहीं से लूज होता है। और अगर मान लो आपने उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लिया है बार बार रिवाइज करके, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो बार बार रिवाइज करने वाली चीजों को ही याद रखती है। जो चीज हमने आज के 10 दिन पहले मार्केट में देखी थी और दोबारा 5 बार नहीं देखी, उस चीज को दिमाग याद नहीं रखेगा। दिमाग ये याद नहीं रखेगा कि कौन सी बस आपके सामने से निकली थी या कौन सी ट्रेन आपके सामने से निकली थी। अगर आप उस चीज को बार बार देखते हैं, तभी आपको वो चीज याद होती है। आप किसी के घर जाते हैं, मान लीजिए गेस्ट बनकर, और आप वहां पर ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करते हैं, तो पहली बार में स्विच ऑन नहीं कर सकते। आपको उन 10-15 स्विच में से एक स्विच पता लगेगा कि भैया हाँ ये ट्यूबलाइट का स्विच है, और उसके बाद अपने घर आ जाते हैं। तो दोनों जगहों में डिफरेंस देखना, आपको अपने घर के हर एक स्विच के बारे में पता होगा कि ये किस चीज का है, ये ट्यूबलाइट का है, ये फैन का है, टीवी का है, ये एसी का है, रिमोट, ये सारी चीजें जो हैं आपको सब मालूम होता है। लेकिन अब आपको 10 दिन बाद में उस फ्रेंड के जिसके घर पे आप गए थे, उसके घर के स्विच के बारे में कोई आइडिया नहीं है। या मान लो एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, आपने कोई नया रिमोट लिया टीवी का, पहले दिन हाथ बैठ जाता है क्या? नहीं ना। जब रोज आप उस चीज को यूज कर रहे हैं तभी तो हाथ बैठता है। अरे समझ में आ रहा है? वैसे ही ये है, जो कंटेंट आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। क्या रूल है? 3-10-30 रूल। आपको थर्ड, 10th और 30th डे पे कंटेंट को रिवाइज करना है। और रिवाइज आप कहाँ से करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा का पूरा चैप्टर वापस से पढ़ेंगे, नहीं। रिवाइज कैसे होगा? आपके शॉर्ट नोट्स जो हैं, आपने जो एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस करे थे, आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करी थी, जो आपके टीचर ने बताई थी, उन्हीं सबको रिवीजन में काउंट किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या हम आगे चल सकते हैं? तो यहाँ पर हमारी 4 बातें क्लियर हो चुकी है। वन इज फिटनेस, सेकेंड वन इज एनसीईआरटी, देन टाइम मैनेजमेंट एंड देन रिवीजन। इसके बाद हम बात करते हैं कंपैरिजन की। इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपैरिजन तो मिट गया। चलिए, इग्नोरिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो दिस इज वेरी कॉमन इन नीट एस्पिरेंट्स। इट इज वेरी कॉमन इन नीट एस्पिरेंट। और क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आपको टाइमर के साथ करनी होती है। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो नीट एस्पिरेंट्स करते हैं। क्योंकि जब एग्जाम आप देंगे तो वहां पर आपके सिर पर एक टाइमर लटक रहा होगा कि आपको 3 घंटे 20 मिनट के अंदर ये सारा कंटेंट कंप्लीट करना है। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं आपको सॉल्व करने हैं विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी भी होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी स्पीड। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस समय भी आपको विद टाइमर इन चीजों को करना है। मतलब आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसको टाइमर लगा के करना है कि एग्जाम में मुझे मान लो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन अगर 45 से 50 मिनट में करने हैं, तो जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं टारगेट लेके चलूंगा कि 100 क्वेश्चन मैं 50 मिनट में कर लूं, तब जाके एग्जाम के अंदर आप 50 मिनट में 90 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको बबल्स भी भरने होते हैं। और अगर आपके पास में, मैं तो बोलता हूँ अगर क्या, आपको सबसे पहले तो क्या करना है? ओएमआर प्रिंट करवानी है भाई।
और OMR प्रिंट करवा के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे किसी भी चैप्टर के कर रहे हो, आपका चैप्टर खत्म हुआ है, आपके टीचर ने बोला है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आनी है, तो आपको विद टाइमर और विद OMR फिलिंग यही करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ये करोगे ना उतनी आपकी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस होगी भाई, क्योंकि एग्ज़ाम में यही होने वाला है। ठीक है, एग्जाम में आपको OMR भी फिल करनी है, आपको स्पीड भी रखनी है, आपको एक्यूरेसी भी रखनी है। तो टाइम आपका कैसे कैसे पता लगेगा? टाइमर के साथ में आपको हमेशा एक स्टॉप वॉच लेके बैठना है। जो आप फोन को यूज करते हो ना, फोन का मिसयूज की जगह फोन को यूज करना सीखो। फोन के अंदर एक टाइमर दिया होता है, वॉच में जाओगे वहां पे स्टॉप वॉच देखने को मिलेगी आपको। स्टॉप वॉच चला लो या उल्टा वाला टाइमर चला लो कि भैया 50 मिनट है, 50 मिनट का टाइमर सेट कर दिया, उसके अंदर मेरे को 100 सवाल करने हैं। और कैसे करने हैं? विद OMR फिलिंग के साथ में करने हैं। तो ऐसे होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप एक क्वेश्चन बैंक लेकर बैठ गए, उसके अंदर आपने देखा एक एक्सरसाइज के अंदर 100 सवाल है, और हम तो इसको आज स्टार्ट किया है, 4 दिन बाद खत्म कर रहे हैं। उससे सिलेक्शन नहीं होता है, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। बेवकूफ़ बनाना बंद करो, खुद को भी, अपने पेरेंट्स को भी, अपने टीचर्स को भी। अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपरली चीज़ों को आगे प्रोसीड कर पाए, इन चीज़ों को फॉलो करो, करके तो देखो, रिजल्ट अपने आप आएगा। चलिए खैर, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय एक गलती कभी नहीं करनी है आपको, और वो गलती क्या है? वो गलती क्या है? आपको मान लो सवाल नहीं आया तो आपने सॉल्यूशन चेक कर लिया। दिस इज द वेरी बिग मिस्टेक यू आर डूइंग। आपको सवाल जब सॉल्व किया, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ उसको छोड़ दो, आगे चले जाओ। आपने अपने टाइम के अंदर जो स्पेसिफिक नंबर आपने डिसाइड किया था वो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर ली। उसके बाद जैसे हर एक टेस्ट के बाद आप एनालिसिस करते हो, वैसे ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को फॉलो करना है। तो जब आप क्या करेंगे, बाद में एनालिसिस करेंगे, तो क्या करेंगे आप? इस एनालिसिस के अंदर उन क्वेश्चंस को उठाएंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हुए थे एक बार के अंदर, और इनका आप सॉल्यूशन चेक नहीं करना है कि पन्ना पलटा, पीछे सॉल्यूशन देखा या आंसर देखा और उसके बाद में आगे बढ़ गए। वो सवाल आपको कभी याद नहीं रहेगा। आपको उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। इन ChatGPT और AI और गूगल पे नहीं जाना है। ये सब चीजें बर्बाद कर रही है इंडिया के यूथ को। ये जो ChatGPT है ना, इंडिया के यूथ को बर्बाद करके रख देगा। अगर आप गूगल पे जाकर, ChatGPT पर जाकर अपना सवाल सॉल्व करवा रहे हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको टाइम देना है, सॉल्यूशन चेक नहीं करना है। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि उसके जैसे और क्वेश्चंस अगर मेरे टीचर ने सॉल्व करवाए हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर आप जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आया तुरंत पलटा और देख लिया, ये सब चीज़ें आपको बर्बाद कर देंगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस विद टाइम करनी है, OMR इफ पॉसिबल। सॉल्यूशन चेक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है इसको, सॉल्यूशन को तो चेक ही नहीं करना है जब तक आप पूरा अपना दिमाग नहीं लगा चुके हैं। और उसके बाद में गूगल और AI का सपोर्ट नहीं लेना है, मिनिमम सपोर्ट लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। अभी तक हम लोग आगे चलते हैं। दूसरी चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस में पीवाई क्यूज को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पीवाई क्यूज जो होते हैं वही आगे चल के FYQs में कन्वर्ट होते हैं। FYQs क्या है? फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़ो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वही आगे चल के फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं भैया? यहां पर 4 ऑप्शंस दिए थे, आपको सही आंसर तो पता है, लेकिन जो गलत ऑप्शंस हैं उन्हीं पे से आगे आने वाले सालों में सवाल बनते हैं। ये बात आप जाकर चेक कर सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें हो चुकी हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पुअर कंपनी। तो एक्चुअल में क्या होता है जब आप नीट प्रिपरेशन करते हैं, तो इस बात से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी तैयारी पर पड़ता है कि आपकी कंपनी कैसी है, आप किन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर बेटर कॉम्पिटिटर्स। आपको हमेशा
ये कोशिश करनी है कि आप जिन भी लोगों के बीच में बैठे हैं वो आपसे बेटर हों, और आपका ये गोल होना चाहिए कि आपको उनसे बेटर बनना है। या अगर आप खुद को ही रोल मॉडल मान लें और आप खुद से ही बेहतर बनना चाहें हर रोज, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपकी जो कंपनी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कोई कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन भी किसी पर्टिकुलर ऐप से या यूट्यूब चैनल से कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी कंपनी बहुत मैटर करती है। या इवन मैं कहूं कि फैमिली, फैमिली और फ्रेंड्स जिनके साथ आप अपना समय व्यतीत करते हैं, उनकी भी कंपनी बहुत मैटर करती है। आप उनको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप स्टिल उनके साथ में एक डील फाइनल कर सकते हैं कि भैया आप मुझे शांति से पढ़ने दो, पॉजिटिव बातें करो मेरे साथ में, नेगेटिविटी ना फैलाओ। ठीक है। हमने जो यहाँ पर बात करी थी मेंटल फिटनेस की, तो आप अपनी मेंटल फिटनेस को किसी भी कीमत पर ना लूज करें। ठीक है। तो ऑलवेज लुक फॉर बेटर कॉम्पिटिटर्स। आपको ट्राई करना है कि जितने भी लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं वो आपसे बेटर हो, ताकि आप उनको चेज कर पाए। आपने सुनी हो कहावत कि क्रिकेट के अंदर चेज करते समय विराट कोहली से बेहतर कोई नहीं है ना? क्यों वो चेज इतना अच्छे से कर पाता है? क्योंकि वो फोकस होता है किसी चीज को चेज करने में। जब वो एक स्पेसिफिक टारगेट को चेज कर रहा है, तो ही इज इन द गॉड लेवल फोकस स्टेट। तो जब वो फोकस कर रहा है, वो फोकस स्टेट में है, तो ही इज ब्रिलियंट। और वही चीज आपको भी फॉलो करनी है कि आप एक गोल को लेकर बैठे हैं, तो यू हैव टू चेज इट विद प्योर कंसंट्रेशन, प्योर फोकस। ठीक है। तो ये रही आपकी कंपनी की बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कभी भी कंपैरिजन को ऊपर नहीं रखना है ओवर कंपटीशन। कुछ लोग क्या करते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं। किससे? सोशल मीडिया पे देखते हैं वो लोग कि अरे इन भैया ने तो ऐसा पढ़ा था, इन भैया ने तो उस कोचिंग में जाकर पढ़ा था, मैं तो यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं तो घर बैठ के पढ़ रहा हूँ, मैं तो फला फला ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहा हूँ। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको उनसे कंपटीशन जरूर रखना है कि भैया आपने ये करा था ना, ये रियलिटी है। ये सोशल मीडिया पर देख के फेक डोपामिन अपने ब्रेन में सिक्रीट करवाने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं उनको देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार ये ऐसा कर पा रहे हैं, हम कैसे करेंगे। कुछ लोग होते हैं अरे वाह ये तो इतना अच्छा कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, वाह 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 वाह, मजे आ गए मजे आ गए। दूसरों को देखकर खुश होने से ज्यादा मूर्खता भरी बात कुछ नहीं होती है। अगर आपने विराट कोहली का कवर ड्राइव देखा है और आप खुश हो रहे हैं कि अरे वाह क्या कवर ड्राइव मारा, इससे बेहतर तो कोई मारता ही नहीं है, और आप उसको आप मालूम है सबसे बड़ी मूर्खता की बात यह है, जब आप विराट कोहली का कवर ड्राइव मारते हुए देखते हैं, तो आप खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करने लग जाते हैं, और आपको लगता है कि अरे वाह यार ये तो मैं ही मार रहा हूं, अगर मेरे को मौका मिला होता तो विराट कोहली की जगह मैं होता। आप मन ही मन खुश हुए जा रहे हैं, है ना? लेकिन रियलिटी में आप कितना कर पा रहे हैं, बात सिर्फ उतनी सी है जो आपकी लाइफ में फर्क पैदा करती है ना? तो आपको ये सोशल मीडिया पर देख के कंपैरिजन करने से बेटर है कि आपको कंपटीशन रखना है कि अच्छा इन भैया ने वहां पर पढ़कर ये स्कोर किया, ये रैंक लेकर आए और इतना फोकस के साथ में पढ़ा, तो हम उनसे बेटर कर पाएंगे। मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स का हर हर वीक टेस्ट होता है, या 2 वीक में 3 वीक में टेस्ट जो होता है उसके अंदर रैंक छपती है। तो आपको ये कंपटीशन रखना है कि आप उनसे बेटर कर पाए, ना कि ये कि अरे इनके घर में तो एसी लगा हुआ है। ये सब चीजें एग्जाम होने के बाद, आपके सिलेक्शन होने के बाद कोई मायने नहीं रखती कि आप एसी रूम में बैठकर पढ़े थे या आप पंखे के बिना पढ़े थे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको हमेशा रियल हैप्पीनेस कब मिलेगी?
जब आप रियलिटी पे जाएंगे और आप जब कॉम्पीट करेंगे किसी से और उस कंपटीशन में सामने वाले को बीट करेंगे तो आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी। और इसी से, दिस इज द मेन फैक्टर, जब आप कल खुद से इंस्पायर हो पाएंगे। आपको खुद की इंस्पिरेशन बनना है, इंस्पिरेशन फॉर सेल्फ। और वो कब बन पाएंगे? जब आपने जीवन में कुछ उखाड़ा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। तो यही वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको आपके बड़े गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज को या आपके ड्रीम्स को किल कर देती है, उनका खून कर देती है। तो आपको इन सारी चीजों पर विद sheer डेडिकेशन एंड अल्ट्रा डिसिप्लिन फॉर्म में इन चीजों को फॉलो करना है। और अगर आपने ये चीजें फॉलो करी तो आपके टॉप रैंक को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। अगर आपने ये चीजें प्योर फोकस डेडिकेशन डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करी तो आपकी रैंक को कोई भी नहीं रोक सकता। आपके उस ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सो आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी और आप आज से और इसी वक्त से ये प्रण लेंगे कि मैं इन चीज़ों पर काम करने वाला हूँ। क्योंकि जब आप गलतियों से सीखते हैं तभी आप उनको सुधार पाते हैं और उनसे आगे जीवन में बढ़कर कुछ अच्छा कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।